अगला दिन करवा चौथ। तृषा को सबने मना किया था कि उसे व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके शरीर वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पतली दुबली सी तो थी वो, लेकिन फिर भी यहाँ पर विश्वराज जी, अर्चना जी, आरोही मिल करके उसका बहुत ख्याल रखते थे। साथ ही वीर और युग भी। अगर कुछ भी खाने का सामान उन लोगों को मन करता तो वो हमेशा तृषा के साथ शेयर करके खाते थे। और आरोही हमेशा सब में तृषा को हमेशा इन्वॉल्व रखने की कोशिश करती थी। अभी भी वो उसके साड़ी पहनाने में मदद कर रही थी। तृषा का प्लेट्स बनाते हुए वो तृषा के एक कंधे पर उसके साड़ी के पल्लू को रखते हुए कहती है, वाह, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कि तुम्हारा एक फ़ोटो ले लेती हूँ। अगर फुल पिक में फ़ोटो रहेगा और वो किसी को भेजा जाएगा तो कोई बहुत तड़पने वाला है आज। ये सुनती तृषा आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहती है, रहने दीजिए ना, उनको भेजने की क्या ज़रूरत है वैसे भी। तभी आरोही जो उसका गाल खींचते हुए कहती है, उनको किसको? मैं तो नूर की बात कर रही थी। कहीं तुम अविराज जी की तो बात नहीं कर रही हो तृषा? तृषा भी अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं, मैं उनकी बात क्यों करूँगी। मैं वही कह रही थी, नूर जी को भेजने की क्या ज़रूरत। तभी आरोही जो उसके कंधे पर अपना धीरे से चिन टकाते हुए कहती है, तृषा, कितनी मासूम बनती हो ना तुम। अगर याद आ रही है तो कम से कम मुझसे तो बता सकती हो ना। अच्छा चलो, तैयार तो हो गई हो, अब चलते हैं, आरती कर लेते हैं। सब लोग आरती की वजह से मंदिर के ठीक सामने पहुंचे हुए थे। सब लोग तो अपने कपल्स के साथ थे। आरोही इस वक्त अपने हस्बैंड आशीष जी के साथ, अर्चना जी विश्वराज जी के साथ और वहीं मृदुल जो कि दानिश के साथ। हाँ, तृषा वहाँ पर अकेली थी जिसकी वजह से पूजा की थाल उसी ने पकड़ रखी थी और आरती कर रही थी अपने हाथों से। इस मंदिर में शिव पार्वती का एक बड़ा सा मूर्ति था जिसका आशीर्वाद लेते हुए तृषा बस यही मांग रही थी कि वो भले मेरे साथ ना रहे मगर खुश तो रहे कम से कम। दूसरी तरफ अविराज जो काफ़ी लेट से सोने की वजह से काफ़ी लेट से अगले दिन उठे थे और अपने सिर को पकड़े हुए थे क्योंकि उनका सिर ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से दर्द हो रहा था। उनके सर पर धीरे धीरे इस वक्त कोई अपने हाथों से बाम लगा रहा था और इसी वजह से उनकी नींद हल्का हल्का खुली थी। इस तरह अपने बिस्तर पर किसी आदमी को बैठा देखकर के पहले तो विराट समझ नहीं पाते कि ये कौन है, लेकिन जैसे उनकी पूरी आंख खुली थी इस वक्त एक तरफ नूर जो कि अपनी मेहंदी को देखती तो कभी उसका फ़ोटो क्लिक करती और वहीं दूसरी तरफ के पास बैठे शिवाय जो धीरे धीरे उनके सर पर बाम मल रहे थे। तभी विराट झटके से उठकर बैठते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहा है? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ? ये सुनते ही शिवाय जो हंसते हुए नूर की तरफ देखते और नूर हंसते हुए शिवाय की तरफ, और दोनों ने एक साथ बोला था, हाँ, छोटे ही बच्चे हैं आप। तभी अविराज जो बिस्तर से खड़े होते हुए शिवाय की तरफ घूरते हुए कहते हैं, और मेरे बेड पर आने की परमिशन मैंने किसी को नहीं दी है, स्टे अवे। शिवाय जो गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, तू ना हमेशा पिया रहा कर, क्योंकि जब तू पिया रहता है ना तो तू ज़्यादा अच्छे से बात करता है। पता नहीं कहाँ से ऐसा रूड वाला विराज देखने को मिलता है मुझे नहीं बात करनी इससे, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर शिवाय तो बाहर निकल गए थे, लेकिन नूर जो विराज के सामने पहुँचते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ भाई, मेरा पहला करवा चौथ है आज। अविराज जी सुनते हुए अपने सर को बस बिना इंटरेस्ट के हाँ मिला दिए थे। तभी नूर कहती है, आज सारी पत्नी अपने पति के लिए व्रत रहती हैं। वैसे तो पति लोग भी रहते हैं पर अब आप थोड़ी ना रह पाएंगे। अविराज जो नूर की तरफ घूरते हुए कहते हैं, एक मिनट, व्रत क्यों रहते हैं? तभी नूर कहती है, क्योंकि पत्नी ये चाहती है कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, पति ये चाहता है कि मेरी पत्नी की लंबी उम्र हो, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रहते हैं। वैसे है तो ये पत्नियों का ही व्रत, लेकिन अब तो उसे पति भी निभाना शुरू कर दिए हैं। शिवाजी तो आज व्रत है पर आप रहने दीजिए, और आपको कौन सा तृषा भाभी से इतना प्यार है जो आप उनके लिए व्रत रहेंगे, है ना? अविराज भी पूरे एटीट्यूड के साथ अपने सर को हाँ मिलाते कहते हैं, और नहीं तो क्या, मैं क्यों फालतू काम करूँगा, उसकी उम्र से मुझे क्या लेना देना। नूर फिर से पूछती है, अच्छा आप तो फिर से तृषा भाभी में खो गए, आप ये बताइए मैं लग कैसी रही हूँ? अविराज जो प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी लग रही हो, पर ये इतना भारी कपड़ा पहनने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, अजीब नहीं लग रहा ये सब? और तुम इंडिया में नहीं हो, यहाँ पर ऐसे बाहर निकलोगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि तुम शूटिंग के सेट से बाहर निकल रही हो। मेक श्योर कि चेंज कर लो इसे। ये सुनते ही नूर कहती है, अच्छा अगर भाभी पहनी होती तब तो आपको बहुत अच्छा लगता। खैर वो भी तो खूबसूरत सी साड़ी पहनी है, लेकिन उनका कलर पिंक पिंक है शायद, नहीं पिच कलर, पता नहीं कौन सा कलर है, आप ज़रा देखना उनकी साड़ी। आरोही ने यह पिक अभी अभी नूर को सेंड किया था
और जैसे ही अभी नूर अविराज को साड़ी की तरफ दिखाई थी, लेकिन अविराज का ध्यान साड़ी पर था कहाँ। वो तो सिर्फ त्रिशा के चेहरे को देख रहे थे। वो हल्का सा शर्माते हुए भी अपने चेहरे को हल्का सा नीचे झुकाई हुई थी, पलकें भी उसके नीचे थी। और जिस तरह से उसका आज मेकअप हो रखा था, वाकई उसकी खूबसूरती और निखर कर दिख रही थी। अविराज जैसे ही अभी नूर की तरफ देखे थे, नूर हंसते हुए कहती है, आपसे कुछ पूछा है मैंने? लेकिन अविराज का होश तो एकदम से गायब हो चुका था और वो अपने सर को इधर उधर घुमाते हुए कहते हैं, क्या? मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? नूर पूछती है, साड़ी का कलर देखा आपने? अब उसने अपने फ़ोन को बंद कर दिया था और उसे साइड में रख दी थी। तभी अविराज जो उसके फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, वो दोबारा आप दिखाओ तब तो देखूंगा, मैंने देखा नहीं ध्यान से। तभी नूर कहती है, अच्छा 60 सेकंड हो गए थे, उसके बाद से वो अपने आप गायब हो जाता है, डिसअपियर। तो वो फ़ोटो तो चला गया और आपको क्यों ही चाहिए होगा? आपको देखने का मन कर रहा है क्या भाभी को? तभी अविराज कहते हैं, नहीं मन कर रहा है, और तुम जाओ अपना काम करो, मुझे भी करने दो। अविराज को अपने ऑफिस निकलना था, लेकिन जैसे अभी वो पानी पीने वाले होते हैं, वो तुरंत से रुक गए थे। और तभी नूर की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा ये व्रत कैसे रखते हैं, मतलब शिवाय पानी पानी वानी पिया है? नूर जो अपने गले को क्लियर करते कहती है, आप क्यों पूछ रहे हैं भाई? आपको तो कहीं व्रत रखने का इरादा नहीं बन रहा है ना? लेकिन अविराज अकड़ू इंसान थे, वो कैसे बोल सकते थे कि वो त्रिशा के लिए व्रत रहेंगे। वो तुरंत ही कहते हैं, नहीं पागल हो क्या, मैं ये सब नहीं करता। और ये सब क्या नाटक है, व्रत व्रत? वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आप आज तो वो ड्रिंक भी नहीं कर पाएगा और पानी तो नहीं पिएगा ना? तभी नूर कहती है, नहीं आज के दिन पानी नहीं पीना होता, पानी रात में पी सकते हैं, वो भी अपने पार्टनर्स को देखने के बाद। अच्छा यार, चांद तो जल्दी निकलता है ना, इतना देर तक भूखा नहीं रहा जाएगा मुझसे। ऑफिस में पहुंचने के बाद भी अविराज, जो कि अपने काम के साथ साथ इस वक्त लगातार अपने फ़ोन को देख रहे थे, आज तो उनके घर वालों ने वीडियो कॉल भी नहीं किया था। अर्चना जी जब भी कोई ऐसा फंक्शन वगैरह होता था तो अविराज को हमेशा उसमें शामिल करती थी, लेकिन आज तो ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, जिसकी वजह से अविराज को खुद ही अब अपनी मॉम को कॉल करना पड़ता है। लेकिन उनकी मॉम बिज़ी थी, इस वजह से उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया था। वहीं अविराज अपने डैड को कॉल लगा दिए थे, विश्वराज जी को। उन्होंने फ़ोन तुरंत उठा लिया था। वो अभी इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन घर के ही ऑफिस में। आज वो अर्चना जी को छोड़कर थोड़ी ना जाते। बात वो बहुत ही सीरियसली बात करते थे। वैसे तो वो हमेशा सबसे सीरियसली बात करते थे, लेकिन डैड के साथ उनकी टोन और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाती थी। विश्वराज जी जैसे फ़ोन उठाए थे और वो इधर से हेलो बोलते हैं, तभी दूसरी तरफ से अविराज जो कि काम की बात करना शुरू कर दिए थे। और वैसे सच कहें तो उनके पास विश्वराज जी से रिलेटेड कोई काम की बात थी भी नहीं, मगर फिर भी कभी उनके होटल की प्रॉफिट के बारे में पूछना शुरू कर देते, तो कभी एक नए बने हुए हॉस्टल के बारे में। और वो मौसम के वजह से आपका कंस्ट्रक्शन भी रुका हुआ था, वो ठीक। लेकिन तभी विश्वराज जी जो कि उनकी चोरी को पकड़ते हुए कहते हैं, किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली पॉइंट पर आइए ना। अपने बाप से आपको भी इधर उधर घुमाने की कोशिश तो ना करे, बाप हूँ मैं आपका। तभी अविराज जो अपनी मुट्ठी कसते कहते हैं, आज मॉम ने कॉल नहीं किया तो इस वजह से वो कहाँ है, बात करनी थी उनसे। इस बात पर विश्वराज जी के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी और वो अपने कमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ आराम से अब अर्चना जी अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए कुछ देख करके स्माइल कर रही थी। तभी अचानक ही उनके हाथ से फ़ोन विश्वराज जी ने छीन लिया था। अर्चना जी चिल्लाते हुए कहती हैं, क्या कर रहे हैं? वैसे मुझे इतनी भूख लगी हुई और ऊपर से आप है परेशान करने आ गए। विश्वराज जी अपने मुंह पर एक उंगली रखते हुए कहते हैं, श्श, बेटा है तुम्हारा फ़ोन पर, उसके सामने तो थोड़ा इज्जत रखा करो मेरी। ये लो, कह रहे महाराज की बात करने के लिए परेशान है, करके देखिए बात आप इनसे, देखिए कितनी बातें करनी है। तभी फ़ोन को जैसे अर्चना जी ने कान पर लगाया था, अविनाश तुरंत ही वीडियो कॉल में अब फ़ोन को कन्वर्ट कर चुके थे। ऑडियो कॉल में थोड़ी ना बात करने वाले थे अर्चना जी से वो। वीडियो कॉल आते ही अर्चना जी थोड़ा हैरान होते हुए कहती हैं, क्या बात है, आज अपनी माँ को देखने का बहुत मन कर रहा है क्या? फ्री हो आज? आज काम नहीं है तुम्हारे पास? अविनाश जम्मू बनाते हुए कहते हैं, नहीं काम तो बहुत है, आपने कॉल भी नहीं किया था मुझे, कल बात नहीं हुई थी फिर। तभी अर्चना जी कहती हैं, हुई तो थी कल बात, कैसी बात कर रहे हो? हाँ वो बात अलग है कि तुम्हें आज फ़ोन नहीं कर पाई, वो व्रत है तो। अब आप क्या देख रहे हैं, चाहिए ना यहाँ से। विश्वराज जी हंसते कहते हैं, आगे पूछो, बात किससे करनी है? झूठ बोल रहा होगा पक्का, तुम्हारी थोड़ी ना याद आएगी उसको, अब शादीशुदा हो गया वो। और ये बोल करके वो हंसते हुए बाहर निकल गए थे अपने काम से फिर से ऑफिस में। तभी अर्चना जी कहती हैं, क्या हुआ, मुझे तो कम से कम बताओ,
मुझसे ही बात करनी थी या फिर किसी और? लेकिन तभी अविनाश कहते हैं, क्या किसी और लगा रखा है? ऑब्वियसली आपसे बात करनी थी। अर्चना जी जो अविनाश के बचपना को याद करते हुए कहती हैं, जब मैं व्रत रहा करती थी करवा चौथ के दिन हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, पता है क्यों? अविनाश अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहते हैं, मुझे नहीं याद रहता ये सारी फालतू बातें। ये सुनते अर्चना जी कहती हैं, बहुत रूड हो गए हो विराज। पता है क्यों घूमते थे? क्योंकि तुम्हें आज के दिन मैं बहुत अच्छी लगती थी। फ्लैशबैक। अविराज जो अभी मात्र 8 साल के छोटे बच्चे थे, जब अपनी मॉम को इस तरह से तैयार होता देख करके वो उनका पल्लू पकड़ते हुए उसे धीरे धीरे खींचते हुए कहते हैं, मम्मा ये क्या कर रहे हो? तभी पीछे अर्चना जी घूमते हुए कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो? मुझे परेशान कर रहे हो। एक तो कोई मदद नहीं करनी और ऊपर से ये सब। छोड़ो, मेरा पल्लू ख़राब कर रहे हो। और कहा है ना तुम्हें शांति से जाकर के वहाँ बैठो, पढ़ाई नहीं करनी है, होमवर्क कंप्लीट नहीं करना है तुम्हें। और आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? क्या बहाना बनाया अपने डैड से? ये सारी बातों को सुनने के बाद अविराज जी जो जा कर के चुपचाप बेड पर बैठते हुए कहते हैं, वो मैं कह रहा था कि मुझे आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। वो आज आप इतने सुंदर लग रहे हो कि मैंने सोचा आपको ही देखता रहूं। पापा से तो झूठ बोला मैंने कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और फिर मैंने सोने का नाटक किया तो डैडा मान गए। लेकिन मुझे तो सिर्फ आपके साथ रहना है। आज आप इतना तैयार क्यों हो रहे हो? हम लोग कहीं पार्टी में जा रहे हैं क्या? आप मुझे छोड़कर जाने वाले थे इसीलिए मुझे स्कूल भेज रहे थे ना? बचपन में अविनाश बहुत बातें किया करते थे। ये सारी बातों को सुनने के बाद अर्चना जी जो फाइनली तैयार होकर के उनके बगल में बैठते हुए कहती हैं, आज करवा चौथ है, व्रत है मेरा तुम्हारे पापा के लिए, इसलिए तैयार हो रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ? जैसे ही उन्होंने स्माइल करके पूछा था, अविराज भी हल्का सा शर्माते हुए कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन पापा के लिए क्यों तैयार हो रही हो? वो तो चले गए। अर्चना जी अपने बेटे को गोद में लेते हुए कहती हैं, क्योंकि तुम्हारे जो पापा हैं ना, उनसे मम्मा बहुत प्यार करती है, और तुम्हारे पापा भी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं ना? ये सुनते ही अविनाश फिर से अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो तो हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं, मुझे तो भूल ही जाते हैं, और मुझे अपने साथ सोने भी नहीं देते। कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मम्मा के साथ सोना है। उन्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूँ क्या मम्मा? ये सुन अविनाश के छोटे वर्जन का गाल जोर से अर्चना जी नोचते हुए कहती हैं, तुम तो उन्हें बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन हाँ वो थोड़े से रफ़ हैं, टफ़ हैं तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम लड़के हो ना। तभी अविनाश कहते हैं, अगर मैं लड़का हूँ तो फिर बाद में मैं भी पापा बनूँगा, और पापा की तरह मेरे पास भी एक वाइफ होगी जो बहुत सुंदर होगी, आपकी तरह होगी ना? ये सुनने के बाद अर्चना जी जो कि हल्का सा हंसते हुए कहती हैं, अरे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी से बीवी के बारे में सोच रहे हो। और वो आगे अविनाश को समझाते हुए कहती हैं, होगी बीवी, तुम्हारी भी होगी, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखना। ये सुनते हुए विराज जो कहते हैं, ओके मैं रखूँगा उनके लिए व्रत, और वो मुझे प्यार करेंगी ना? और आप जैसे दादा को किससे करते हो, किससे मिलेगा मुझे? अर्चना जी ने खुद उनके गोलू मोलू गाल पर ज़ोर से किस्सी दे दी थी, और फिर से उनका गाल नोचते हुए कहती हैं, हाँ मिलेगी किस्सी, अब जाओ यहाँ से। अविनाश का बॉन्ड अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सबसे इस तरह से बात नहीं करते थे, बस अपनी मम्मा के सामने थोड़े से बच्चे बन जाते थे, वरना तो उनका बचपना भी बहुत ज़्यादा रफ टफ और बहुत ही ज़्यादा सीरियस बच्चों की तरह निकला था। ये सारी बातें अर्चना जी अब जाकर के अविनाश को बता रही थी, तो उनके बेचारे पर एक प्यारे से स्माइल दौड़ गई थी, क्योंकि उन्हें भी ये सब कुछ याद आ रहा था, किस तरह से बचपन में उनके इतने सारे सवाल हुआ करते थे। तभी अचानक ही अर्चना जी ने कुछ ऐसा कहा था जो कि उनके चेहरे के स्माइल को पूरी तरह से फेड कर दिया था। टाइम था जब तुम चाहते थे कि तुम्हारे पास एक प्यारी सी बीवी हो, और जो तुम्हें बहुत प्यार करे, जैसे कि मैं तुम्हारे डैडा को करती हूँ। लेकिन अविनाश जी, जब आपको इतनी प्यारी बीवी मिल गई है तो उसे छोड़कर इतना दूर चले गए आप, तरस नहीं आती उस पर? अविनाश जो अब फ़ोन से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिए थे, लेकिन अर्चना जी कहती हैं, क्या फ़ायदा? अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप इसका जवाब नहीं देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप कितने दर्द में हैं। माँ हूँ मैं आपकी, बिना कहे सारी तकलीफ़ समझती हूँ, और कितना दिन तक ये नाराज़गी चलने वाली है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता त्रिशा को आपके बिना। अब ज़िद छोड़ दीजिए अविनाश। अविनाश फ़ोन रखते हुए कहते हैं, मुझे एक अभी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं करता हूँ आपसे बात, एंड अच्छी लग रही हैं आप। ये बोलते उन्होंने
अर्चना जी का बिना कोई जवाब सुने फ़ोन कट कर दिया था। अर्चना जी हंसते हुए कहती हैं, पागल है पूरा, पता नहीं क्या करना चाहता है। वैसे तो तृषा को देखने का मन कर रहा होगा जनाब का, लेकिन नहीं, आज वो तृषा को नहीं देख सकते थे, क्योंकि अगर आज वो तृषा को देखते तो फिर उनका सारा काम भी रुक जाता और उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती। लगभग वही नूर जो दोपहर से ही इधर उधर भागा दौड़ी कर रही थी और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, भूख लग रही है मुझे। अविराज शहर के टाइम पे ही अपने ऑफिस से बाहर निकल चुके थे और फाइनली होटल में वो जैसे ही एंटर किए थे, अपने रूम में आते इस तरह से तूफानी नूर को देख करके उसे रोकते हुए कहते हैं, क्या हुआ है, इधर उधर क्या घूम रही हो, बैठो ना शांति से। तभी नूर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, भाई भूख लगी है और यहाँ पर चांद कब निकलेगा, इतना डिले क्यों हो रहा है, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अविराज ये सुनते हुए अपने लैपी को ऑन करते हुए कहते हैं, वेट, अगर इंडिया और अमेरिका के टाइम डिफरेंस को देखो तो वहाँ पर चांद निकल चुका होगा। एक काम करो, तुम वीडियो कॉल पर चांद देख लेना। और ये बोलकर कि उन्होंने वीडियो कॉल लगा दिया था। दूसरी तरफ से दानिश ने फ़ोन उठाया था और जैसे ही फ़ोन उठा था, नूर शिवाय को देख कर के वो लोग स्माइल करते हुए बातें करना शुरू कर दिए थे। तभी नूर कहती है, बात बाद में करेगा दानिश भाई, आप लोग का चांद निकल गया क्या? तभी वो स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ निकल गया, सबने तो चांद देख करके व्रत भी तोड़ दिया है, पर शायद तृषा। लेकिन तभी मृदुल कहती है, तृषा क्या, उसने भी तोड़ ही लिया होगा। खैर आप बताइए ना नूर जी, कैसी हैं और वहाँ कैसा लग रहा है? नूर कहती है, हाँ अच्छा तो लग रहा है, पर आप ज़रा तृषा भाभी को फ़ोन दे दीजिए ना, मुझे उनसे बात करनी है। दानिश जो तुरंत अकेले चुपचाप कमरे में बैठे हुए अपने कान्हा जी से कुछ बातें कर रही थी, इस तरह अचानक किसी का दरवाज़ा खटखटाना। वो तुरंत ही दरवाजे के पास जाती और उसे धीरे से खोलते हुए बाहर की तरफ जैसे ही झांकी दी, दानिश उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा करके भाग गया था अपने मृदुल के पास, क्योंकि उसके साथ उन्हें अच्छे से वक्त जो बिताना था। लगातार अभी दानिश जी अपने बच्चे का ख्याल रख रहे थे। क्या सही हंसते थे मृदुल को, इस बारे में सब लोग बातें करते थे। वही तृषा जैसे ही फ़ोन को पकड़ी थी, अभी तक तो उसे सिर्फ नूर और शिवाय जी का चेहरा नजर आया था, जिससे वह स्माइल करते हुए पूछती है, हेलो, बहुत प्यारी लग रही है नूर जी। वैसे अभी आपने व्रत नहीं तोड़ा क्या? आपका मुंह इतना लटका हुआ है। नूर कहती है, भाभी आप मुझे कितना समझते हो, प्लीज़ छत पर जाओ ना, चांद देखना है मुझे, यहाँ का चांद पता नहीं कब तक निकलेगा। एक काम करती हूँ, इंडिया का चांद देखकर ही व्रत तोड़ लेती हूँ, वैसे भी हम तो इंडियन है ना। इस बात पर वो हल्का हंसते हुए कहती है, अरे तो आपसे रहा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, छत पर जा कर के दिखा देती हूँ चांद आपको। ये बोलते बोलते वो छत पर तो जा रही थी, लेकिन तभी अचानक ही कैमरे को अविराज की तरफ घुमा दिया गया था और नूर अपने हाथ में कुछ थाली वाली लेने चली गई थी। पूजा की थाल, उसके साथ ही कुछ अजीब सा लोटा जैसा सामान, जिसे देखकर के अविराज डिस्कस्टिंग सा मुँह बनाते हुए कहते हैं, सीरियसली ये सब हो रहा है अमेरिका में? तुम इंडियंस भी ना जहाँ जाते हो उसे इंडिया ही बना देते हो। तभी एक आवाज़ आती है, इंडियन है तो इंडियन की तरह ही रहेंगे ना, इसमें शर्म वाली क्या बात है, और जिससे इंडिया को इंडिया से बाहर ही रहे। ये बात तृषा ने अविराज को बहुत ही ध्यान से देखते हुए बोला था, लेकिन जैसे अविराज की नज़र फ़ोन पर गई थी, तृषा ने अपने चेहरे से कैमरे को हटा लिया था और फाइनली उसे अब आसमान की तरफ घुमाते हुए कहती है, ये देखिए नूर जी, चांद दिख रहा है। लेकिन तब अविराज की धीरे से आवाज़ उसके कानों में पहुंची थी, मेरा चांद तो छुप गया ना, पता नहीं कौन सा घटिया चांद दिखा रही है। सारे लोग अब यहाँ पर बैठ चुके थे, नूर शिवाय। अविराज को भी वो बैठाना तो चाह रही थी, लेकिन अविराज आकड़ू इंसान, वो तो अपने दूसरे लैपटॉप में लगातार काम पे काम किए जा रहे थे। तभी नूर जो उस चांद की तरफ देख करके अपनी चलनी को आगे बढ़ाई थी और फिर उसी चलनी से शिवाय की तरफ देखती है। तभी वो अविराज की तरफ देखते हुए कहती है, भाई मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपका, प्लीज़। अब नूर की रिक्वेस्ट थी, जिसकी वजह से अविराज को जाना ही पड़ता है और उनके पिक्स वगैरह क्लिक करके उनके हाथ में फ़ोन थमाते हुए कहते हैं, हो गया। तभी नूर उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपकी बहन का पहला करवा चौथ है, उसे कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे आप? तृषा ने एक जगह पर फ़ोन को टिका करके चांद को दिखा रही थी, लेकिन अब वो टेरेस से नीचे आने लगी थी। लेकिन तभी शिवाय जो तृषा को रोकते हुए पूछते हैं, अच्छा तुमने व्रत तोड़ लिया क्या तृषा? तृषा ने जो भी कहा था विराज को भी वो साफ तरीके से सुनाई दे दिया था। नहीं, मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, अभी भूख भी नहीं है मुझे, तो बाद बाद में खा लूँगी, कल कल खा लूँगी। ये सुनते शिवाय कहते हैं, कल खा लोगी मतलब?
और तुम्हारी मेडिसिन का क्या होगा? और एक मिनट, कल खाओगी? तुम सुबह से बिना पानी के हो तृषा, और तुम्हारी किडनी पर कितना अफेक्ट करेगा वो? ये बात बोलते बोलते उनकी तिरछी नज़र अविराज पर जा रही थी, और अविराज भी तुरंत ही ये सुन करके और ज़्यादा खुद को रोक नहीं पाते। तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में उठाते हुए कहते हैं, ये क्या नाटक है? कितने बार समझाया तुम्हें कि अपना ध्यान रखा करो तुम? पानी क्यों नहीं पिया सुबह से? तृषा जिस तरह से अविराज को इतने हक से डांटता हुआ सुन रही थी, गुस्सा करते हुए कहती है, नहीं पिया क्योंकि मन नहीं था पीने का। और आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मेरा व्रत है, मेरी बॉडी है, मुझे आता है अपनी फिक्र करना। अविराज हंसते हुए कहते हैं, ओह रियली, तभी तो गिरती पड़ती रहती हो। दिन में 4-5 बार तो तुम्हें गिरना ही होता है। नूर जो शिवाय की उंगली पकड़ते हुए कहती है, चलिए यहाँ से, इन लोग का शुरू हो गया, अब बात करते रहेंगे ये। यहाँ से वो दोनों सरकने लगे थे और अविराज के ही रेड के दूसरे रूम में जा चुके थे, जहाँ से सारी बातें उन लोग को सुनाई तो दे रही थी, लेकिन अविराज और तृषा बिल्कुल अकेले हो चुके थे। तृषा एक तरफ टेरेस पर और वहीं अविराज जो कि इस वक्त पूरे हॉल में अकेले। इधर से अविराज उस पर गुस्सा करते हुए तो उधर से तृषा। हाँ, अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो बोल देते ना, एक बार वीडियो कॉल ही करके मुझसे बात कर लेते, या फिर नॉर्मली कॉल करके बात कर लेते, पूछ ही लेते कि मैं व्रत भी हूँ या नहीं। आपको तो पता भी नहीं होगा कि मेरा व्रत है आज। और ये झूठी फिक्र ना मुझे मत दिखाइए, इसे अपने पॉकेट में रखिए और किसी और को जाकर दिखाइएगा। और ये बोलकर अभी वो फ़ोन काटने वाली थी, लेकिन तभी अविराज उसको गुस्से में रोकते हुए कहते हैं, चुपचाप से फ़ोन रखो और जो भी ये फालतू का ड्रामा करना है करो, मैं यहीं पर हूँ। तुरंत पानी पियो तुम। तृषा जो उनकी ऐसी अकड़ी हुई आवाज़ सुनते हुए कहती है, अगर इतने गुस्से में बोलेंगे ना तो 2 दिन तक पानी नहीं पीऊँगी, तड़पी वहीं पर बैठकर। फिर से तृषा जो कि फ़ोन को काटते काटते एकदम से रुक गई थी और गुस्से में कहती है, अब घूर क्या रहे हैं, रख रही हूँ मैं फ़ोन। अविराज कुछ बोलने वाले थे, लेकिन बीच में ही तृषा ने फ़ोन को कट कर दिया था। अविराज का मुंह बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा जिद करते हुए दोबारा से फ़ोन लगा दिए थे। तृषा गुस्से में कहती है, अब क्या है? अविराज ने ऑडियो कॉल को तुरंत ही वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर दिया था और फिर से तृषा से कहते हैं, प्लीज़ चुपचाप से ये जो भी टैंट्रम्स करने उसे करिए और पानी पीजिए मैडम। इतना प्यार ठीक है? तृषा अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, थोड़ा और सॉफ्ट होके बोलिए, वरना मैं नहीं मानूंगी। अविराज झुंझलाते हुए कहते हैं, तृषा, तुम्हारे किडनी में प्रॉब्लम होगी, तुम सुबह से पानी नहीं पी हो और तुम इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रही हो। तृषा जो अविराज की चेहरे की तरफ बहुत ही ध्यान से चुपचाप देख रही थी, और इस वक्त हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। अक्टूबर का टाइम था ये। वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, और आपका क्या? आप अपना ख्याल रख रहे हैं? आपने कितने बार पानी पिया सुबह से? अविराज जो फ़ोन को टेबल पर रख चुके थे और उसी पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, नहीं पिया मैंने, तुमने कौन सा फ़ोन करके मुझसे पूछ लिया? तृषा मुँह बनाते हुए कहती हैं, हाँ हाँ हाँ, मैंने तो फ़ोन किया था, लेकिन जब किया था तब तो मुझे ब्लॉक कर दिया था आपने। अविराज जो अपनी मुंडी दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, हाँ तो तुमने काम ही ऐसा किया था, और बात तो मैं तुमसे अभी भी नहीं करने वाला। तृषा भी पूरे अकड़ के साथ कहती है, तो मुझे भी आपसे बात नहीं करनी है, फ़ोन रखिए। लेकिन अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, सुनो, पानी पी लो, फिर नहीं बात करेंगे। तृषा पास तो लगी थी, वो भी इस बात को मानते हुए कहती है, ठीक है, मैं स्टाफ्स को बुलाती हूँ, वो मेरी हेल्प कर देंगी। अब एक हाथ में तृषा ने अपनी चल्ली पकड़ रखी थी और वहीं अविराज को वीडियो कॉल पर देखते देखते उसने अपना व्रत तोड़ा था। वो तो पानी पीती है, लेकिन पहला घूंट उसके मुंह के अंदर गया था, तभी अविराज से पूछती है, आपने पिया क्या? अविराज अपना चेहरा ना मिलाकर कहते हैं, मैंने भी व्रत नहीं तोड़ा था। तृषा को इस बात पर हंसी आ गई थी और वो मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आप मेरे लिए व्रत है? अविराज उसे जैसे ये हंसता हुआ देखे थे, वो गुस्से में आते हुए कहते हैं, तृषा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? और मैं तुम्हारे लिए व्रत नहीं था, बस मुझे खाने का मन नहीं था, इस वजह से मैं खाना नहीं खाया। तुम्हारे लिए व्रत रहूँगा मैं, सीरियसली? तृषा इस बात पर कहती है, हाँ वही तो, आप मेरे लिए व्रत रहेंगे, लाइक सीरियसली? और मैं भी आपके लिए व्रत नहीं हूँ, वो तो घर का रस्म था और सिर्फ मेरे लिए खाना बनता अच्छा नहीं लगता ना, सब तो व्रत ही थे। तभी विराज कहते हैं, योग और वीर? तो शास्त्र कहती है, वो दोनों तो अलग ही लट्टू हो रखे हैं प्यार में, मैं तो कहती हूँ शादी करा दीजिए उनकी। अविराज हल्का हंसते हुए कहते हैं, पागल है दोनों। तृषा जो अविराज की तरफ थोड़ा ध्यान से देख रही थी, जिसे अविराज में नोटिस कर लिए थे, और सारे टॉपिक्स को चेंज करते हुए फिर एकदम से तृषा की तरफ देखते हुए कहते हैं, साड़ी कौन से कलर की है? अच्छी लग रही है। तृषा से कहती है, अच्छी लग रही है ना, मेरे ऊपर हर कपड़ा अच्छा लगता है। ये सुनते ही अविराज जो उसकी बात को नेगलेक्ट करते हुए कहते हैं, नहीं, साड़ी अच्छी लग रही है, अगर किसी और ने पहनी होती तो ज़्यादा बेटर लगती है एक्चुअली। आरोही भाभी या फिर नूर पर ज़्यादा बेटर लगती है आई थिंक।
हम्म। तभी त्रिशा मुट्ठी बनाते हुए कहती है, मैं फ़ोन रख रही हूँ और कुछ खा लीजिएगा, दवाई भी ले लीजिएगा टाइम से। ये बोल करके त्रिशा ने फ़ोन कट कर दिया था। तभी नूर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, बस इतना छोटा कॉन्वर्सेशन नहीं, मुझे और चाहिए था इन लोगों के बीच में। और कुछ करें क्या? तभी शिवाय कहते हैं, क्या करना है अविराज के रूम में ये सब? आज तो तुम्हारा व्रत भी था ना, तुम थक गई होगी, कल करते हैं सब। तभी नूर कहती है, पागल हो गए हैं क्या? अरे इन दोनों को, एक मिनट, मेरा बर्थडे, एक मिनट, मेरा गिफ्ट भी तो बाकी है ना। अरे बोल करके वो तुरंत ही भागते हुए बाहर की तरफ आती है और अविराज के कंधे पर हाथ टैप करते हुए कहती है, भाई भाई। अविराज जो भी त्रिशा की बातों में हल्का हल्का गुम होकर के मुस्कुरा रहे थे और जिस तरह से उनके चेहरे पर यह मंद मंद मुस्कान थी, अचानक ही वो पूरी तरह से उसे छुपाने लगे थे और तुरंत वहाँ से जाते उससे पहले ही शिवान को रोकते हुए कहते हैं, ये तेरा गाल लाल क्यों रखा है? कहीं तो ब्लश तो नहीं कर रहा अविराज? हो अभी। अविराज शिवाय को घूरते हुए कहते हैं, बकवास मत कर, और मैं क्या लड़की हूँ जो ब्लश करूँगा? हट। तभी नूर कहती है, भाई आपने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया। बहन हूँ मैं आपकी और पहला करवा चौथ था मेरा, क्या आप वाकई मुझे कोई गिफ्ट नहीं देंगे? ऐसा कैसे हो सकता था? उसके बाद वो तुरंत ही अपने चेहरे को हाँ मिलाकर पूछते हैं, क्या चाहिए बताओ। तभी नूर, जो कि अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए हुए पूछती है, आप दे तो देंगे ना? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? लेकिन अविराज ने अब हल्का सा उस पर शक करना शुरू कर दिया था और वो डाउट भरी आवाज़ में कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, अगर मैं दे सकता हूँ तो ज़रूर दूंगा, बट फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या चाहिए? नूर जो स्माइल करते कहती है, त्रिशा भाभी चाहिए आपके साथ। लेकिन अविराज इस बात को इग्नोर करते वहाँ से जाने लगे थे। तभी नूर उनको रोकते हुए कहती है, भाई प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़, सिर्फ एक बार। और शिवाय जो वहाँ से खुद ही चले गए थे। अविराज के इस वक्त रूम में ही बैठी हुई थी नूर और उनके ठीक सामने चेयर को ले आकर के धीरे से रखती और फिर उसी के अविराज के सामने बैठते हुए कहती है, आपको पता है ना, भाभी को आपके बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता और आपको अपने भी दिल का हाल पता होगा, फिर क्यों कर रहे हैं ये सब भाई? आपको नहीं लगता कि आपको उनके साथ रहना चाहिए? मुझे शिवाजी ने सब कुछ बता दिया है, तो प्लीज़। ये सुनते ही अविराज अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहते हैं, और कुछ? अगर तुम इसके बारे में मुझे मैनिपुलेट करने का सोच रही हो तो ये पॉसिबल नहीं है। त्रिशा के साथ मेरा रहना ठीक नहीं होगा। अभी ये बात बोल करके वोट पाते उससे पहले ही नूर जो धीरे से कहती है, अभी तो सिर्फ उनकी किडनी के बारे में आप सोचकर कितना परेशान हो रहे हैं, उनके दिल और उनके दिमाग पर जो इफेक्ट पड़ रहा होगा उसका क्या? कहते हैं अगर खाना मन से ना खाओ तो वो खाना भी पॉइजन बन जाता है, और आपके बिना मुंह में एक निवाला भी ठीक से नहीं जाता है भाई। और फिर भी आपको लगता है कि आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं? सिर्फ आप अपने गुस्से और अपनी इज्जत में त्रिशा भाभी को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, और साथ ही मेरे भाई को भी, जो भाई त्रिशा भाभी से इतना प्यार करता है कि उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आप एक बार त्रिशा भाभी के बारे में सोच कर देखिएगा, उनकी लाइफ में आपके अलावा और है ही कौन? शिवाय जी ने मुझे सब कुछ बता रखा है, किस तरह से आप उनसे पहली बार मिले थे, कितना ध्यान रखा था तब से ही आपने त्रिशा भाभी का, और जब आपकी वो वाइफ बन चुके तो उन्हें ऐसे छोड़कर आ गए आप। सच छोड़ भी दीजिए ना प्लीज़। नूर की बातें अविराज को वाकई मैनिपुलेट करने लगी थी। वैसे नूर गलत थोड़ी ना कह रही थी, सच ही तो था ये। अविराज भले ही दूर से उसकी जितनी भी केयर कर ले, लेकिन पास होने की बात ही अलग होती थी। और तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इंडिया कब जा रहे हो तुम लोग? नूर जो थोड़ा सा डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी भाई, मैंने ज़्यादा बोल दिया तो। अविराज थोड़े गुस्से में कहते हैं, मैंने पूछा इंडिया कब जा रहे हो तुम लोग? जितना पूछा करो सिर्फ उतना ही जवाब दिया करो, ज़्यादा बोलने लगी हो तुम। नूर जो अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहती है, मुझे लगा था कि आज मेरा करवा चौथ है तो आप मेरी बात मानेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया भाई, आई एम सॉरी। डर तो नूर को भी लगता ही था, वो बात अलग थी कि कभी कभी वो ज़्यादा ही चहकना शुरू कर देती थी। अविराज उसके सर पर धीरे से हाथ रखते हैं और फिर उसको पीठ से हल्का थपथपाते हुए कहते हैं, बहुत समझदार हो गए हो, इतनी भी बड़ी मत बनो मेरी माँ। और शिवा से कह देना तो आ गया था। अविराज नहीं मानेंगे और न जाने कितना दिन इन दोनों के बीच में ऐसी दूरियां बनी रहेंगी। जैसे तैसे करके शिवा ने आज उसे खाना खिलाया था,
कितना आस लेकर आई थी वो विराज के पास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। करवा चौथ के अगले दिन ही शिवाय और नूर यहाँ से जा चुके थे और वहीं दूसरी तरफ तृषा, जो कि थोड़ा सा खुश थी आज। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आज पूरे दिन रहती है, क्योंकि कल रात अविनाश की बातें जो हुई थी उससे। उसके फर्स्ट ईयर के सेशन का अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला था। तृषा के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसमें उसे पूरी तरह से मन लगाना था। उसके एग्ज़ाम्स तो ओवर हो जाते हैं, आज लास्ट एग्ज़ाम देना था उसे। और फाइनल एग्ज़ाम देकर के वो निहाल के साथ ही अभी कॉरिडोर में बातें करते करते बाहर की तरफ आ रही थी और स्माइल करते हुए कहती है, आपके एग्ज़ाम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कितना सही सही सवाल करते हैं ना आप, वरना बाकी के प्रोफेसर्स तो रटे हुए क्वेश्चंस, वही रटे हुए आंसर्स, बोरिंग। बट आपके क्वेश्चंस आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये सुनते ही निहाल के चेहरे पर तो स्माइल आ गई थी, लेकिन फिर वो धीरे से तृषा से कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज तो आपकी छुट्टी होने वाली है। इसके बाद से आपके सेकंड सेशन 1 महीना टाइम है उसमें। क्यों ना हम आज कॉफ़ी पर चल सकते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो। तभी नूर जो हल्का स्माइल करते हुए कहती है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे कोई काम है क्या कॉफ़ी पर? ये सुनते निहाल कहते हैं, कॉफ़ी पर काम तो बस यही होता है कि कॉफ़ी पीना होता है। तो शास्त्र कहती है, हाँ बहुत मजाक किया है, पर मैं कॉफ़ी पर तो नहीं आ सकती एक्चुअली, किसी और दिन। आज मुझे आराम से सोना है, इतने टाइम से मैं सो भी नहीं पाई हूँ। तृषा बस बहाना बना रही थी, वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकती थी क्योंकि ये प्रोफेसर थे यहाँ के। तभी निहाल भी समझते हुए कहते हैं, या यू आर राइट, बहुत थक गई होगी, इतने टाइम से एग्ज़ाम्स वगैरह भी है, प्रैक्टिकल्स है, फिर डायसेक्शन हॉल में भी कितने सारे ठीक है, जब तुम्हें ठीक लगे तो मुझे मैसेज कर देना। तृषा जो कि ये बात सुन करके अब पीछे मुड़ चुकी थी दूसरी तरफ, और वहीं निहाल दूसरी तरफ। कॉरिडोर से जाते जाते ही अचानक से उसे हल्के से कुछ सी की आहट सुनाई दी थी, जैसे कि उसे कोई अपना सा नज़र आया हो। लेकिन उस तरफ देखने के बाद उसे कोई नज़र तो नहीं आता। शायद उसकी बेवकूफ़ी थी, जो कि वो हमेशा हर वक्त अविराज को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट ही करती रहती थी। वो भी जिस कॉरिडोर से गुजर रही थी वहाँ पर सारे बच्चे अब ऑलमोस्ट जा चुके थे। सारे लोग जैसे बाहर निकल चुके थे। तृषा अब खुद को पूरी तरह से अकेला पाती है, जिससे उसे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी और वो थोड़े तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ही उसके ठीक अभी साइड के एक कमरे से कोई बाहर निकलता है और उसे ऐसे झटके से पीछे की तरफ खींचा था जैसे कि कोई भूत आ गया हो। तृषा ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन तब तक उस आदमी ने पीछे से ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। दरवाजे को भी ज़ोर से बंद कर देता है और क्लासरूम में अब पूरी तरह से तृषा और वो अनजान आदमी अकेले पड़ चुके थे। तृषा को उसने इस तरह से अपने एक ही हाथों से उठा रखा था जैसे कि तृषा का वेट उस आदमी के हाथों को ज़रा भी फर्क ही ना दे रहा हो। अचानक ही तृषा को ज़ोर से दीवार पर लगाते हुए उसके कानों के पास आते हुए कहता है, शांति से चुपचाप ऐसे ही खड़े रहना, आवाज़ किया तो जान लेना, बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। और ये बोल करके उस आदमी ने तृषा के मुंह से अपना हाथ हटा दिया था। तृषा जो कि चाहती तो है कि वो अपने आप को छुड़ा सके, लेकिन तब तक फिर से उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ अब बांध दिया गया था। वो आदमी वाकई बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा था, जैसे कि किडनैपिंग की काफ़ी अच्छी खासी उसे जानकारी हो। तृषा उसका चेहरा देखना चाह रही थी, लेकिन वो आदमी उसे पीछे तक नहीं मुड़ने दे रहा था। अभी वो दीवार पर लग चुका था और तृषा उसके ठीक अभी चेस्ट से टिकी हुई थी। वो धीरे से उसके पेट पर अपना हाथ फैलाता है और फिर उसके गर्दन के पास अपने होठों को रखते हुए कहता है, एग्ज़ाम कैसा हुआ? तृषा सुन करके थोड़ा हैरानी से कहती है, ये कैसे अजीब से किडनैपर हो, तुम्हें मेरे एग्ज़ाम से क्या लेना देना? अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या करोगी, मुझे किडनैप करके ले जाओगे कहीं? वो तो तुम मुझे ऐसे भी ले जा सकते हो। हाँ, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ मेरा, अब बताओ कौन हो? तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आती है, भूल गई मुझे। तृषा ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए कहती है, भूल गई? भूल गई का क्या मतलब होता है? मुझे आप कभी याद ही नहीं थे, कौन है आप? तभी फिर से उसके कानों में एक आवाज़ आती है, कॉफ़ी पर जाना है तुम्हें, वो भी निहाल के साथ। बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो? ये सुनते तृषा कहती है, आपको कैसे पता? ये बात तो बहुत सीक्रेट रखी गई है, कॉलेज में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। हाँ, जो पुराने लोग हैं सिर्फ उन्हें ये बात पता है, और मैं ये बात क्यों बताऊँ किसी को? मुझे नहीं अच्छा लगता। और वैसे भी मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते, तो मैं किसी और को फ्लर्ट कर सकती हूँ। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? आपके मेरे पति के नौकर हैं। तभी ज़ोर से उस आदमी ने तृषा को दीवार पर ऑलमोस्ट पिन कर दिया था और उसके हाथ तो पहले से बंद रखे थे, जिसे वो एक ही झटके मुंह पर की तरफ कर दिया था।
अपने हाथों पर उसको पूरी तरह से बांधते हुए दीवार पर टिका कर के दूसरे हाथ से त्रिशा की कमर को जोर से सहलाते हुए पूछता है, इतनी आसानी से अपने पति को भूल गई तुम? शर्म नहीं आ रही हो तुम्हें? यह आवाज़ सुनने के बाद त्रिशा ने अपनी आंखें खोली थी। जो भी कुछ अभी उसके साथ हुआ था इतने ज़्यादा झटके में हुआ था कि वो एकदम से घबरा गई थी, और जैसे उसकी पलकें धीरे धीरे खुल रही थी, सामने के चेहरे को देख करके अपना मुंह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए कहती है, हैं? कौन है आप? और ये मास्क क्यों लगा रखा है चेहरे पर? अविराज क्लियर त्रिशा को सुनाई देती है, मास्क लगाना ज़रूरी होता है, ये मेडिकल हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं। तभी त्रिशा कहती है, ये कॉलेज है महाशय, हॉस्पिटल नहीं है, और कॉलेज में ये मास्क लगा के घूमने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो शख्स कहता है, पर मैं तो हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ ना। और फिर वो त्रिशा के हाथ को छोड़ते हुए कहते हैं, एक इमरजेंसी केस आ गया था। जैसे ही बोल करके उन्होंने त्रिशा का हाथ छोड़ा था, वो तुरंत ही उनके मास्क को पकड़ करके खींचती थी, और जैसे ही त्रिशा ने उस चेहरे को देखा था, वो एकदम से अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, हैं? व्हाट? आप यहाँ पर? और आपने कब देख लिया कि मैं किसी को कॉफ़ी की? मैंने तो उन्हें मना किया था ना, आपने पूरी बात नहीं सुनी शायद। और आप इस वजह से मुझे इस तरह, इतने टाइम बाद एक तो आप आ रहे हैं, ऊपर से मुझे इस तरह से। और ये बोल करके वह ज़ोर से अविनाश के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, शर्म नहीं आती? 1 साल बाद याद आ रही है मेरी, और ऊपर से इस तरह से आकर के मुझ पर हक जता रहे हैं आप। मैं तो सोच रही थी डिवोर्स ही दे दूँ आपको। अविनाश हंसते हुए कहते हैं, डिवोर्स दोगे मुझे? दे के दिखाओ। त्रिशा की आंखों में वैसे तो नमी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था, और वो अविनाश के गालों को ज़ोर से नोचती है, और साथ ही अपनी उंगलियों के इस वक्त बड़े बड़े नेल्स का सहारा लेते हुए विराज के चेस्ट पर भी बहुत सारे निशान दे दी थी, और ज़ोर से उनके कॉलों को पकड़ते हुए अपने चेहरे के करीब खींचते हुए कहती है, यू नो वॉट मिस्टर अविनाश मेहरा? नो, एक्चुअली डॉक्टर अविनाश मेहरा। अविनाश अपने चेहरे को हाँ मिलाकर उसकी बात सुनने के लिए राजी थे कि आखिर बोलने क्या वाली है। तभी वो ज़ोर से उनके कान में चिल्लाते हुए कहती है, आई हेट यू। उनके कान में ये आवाज़ बहुत तेज़ गई थी, जिससे वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, व्हाट द, तुमसे ही किसने पूछा है? और अगर हेट करती भी हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? अविराज अपने चेहरे को नाम हिला कर कहते हैं, अब शादी तो हो ही गई है तुम्हारी मुझसे, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, और ये निहाल का चक्कर छोड़ो वरना खामखा गायब हो जाएगा बेचारा। सारी बातों को छोड़ करके त्रिशा ज़ोर से अविराज को हक करते कहती है, आप यहाँ पर कैसे आ गए, और कैसे याद आ गई आपको मेरी? कोई इम्पोर्टेंट केस आया था इस वजह से आए थे ना आप यहाँ पर? ऑब्वियस सी बात है, बीवी से मिलने थोड़ी ना आ जाएंगे। मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है, गुस्सा हूँ मैं आपसे। और ये बोलकर वो उन्हें झटका देते हुए बाहर की तरफ निकल गए थे। अविनाश फिर से अपने मास्क लगाते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। वहीं त्रिशा जो कि और स्पीड में दौड़ना तो चाहती है, लेकिन अविनाश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो। शिवाय कॉलेज में ज्वाइन हो चुके थे। त्रिशा जो कि इस तरह से किसी आदमी का हाथ पकड़ कर जा रही है, जिसे शिवा को थोड़ा सा अजीब लगा था, और वह त्रिशा के पास पहुंचते हुए कहते हैं, त्रिशा। पीछे से ही आवाज़ आई थी, और अविनाश त्रिशा दोनों को आवाज़ सुनाई दे जाती है। अविनाश ने तो एक ही बार में आवाज़ पहचान ली थी। पीछे जैसे वो मुड़े थे, तभी शिवाय जो घूरते हुए कहते हैं, ये आदमी कौन है? ये तो जो भी है, मेरी बहन का हाथ छोड़, और ऐसे कैसे अपने साथ इसे लेकर जा रहा है? और ये काले कपड़ों में है कौन त्रिशा? इसे इतना भी सिविक सेंस नहीं है कि इस तरह हॉस्पिटल में काले कपड़ों में नहीं आता है। त्रिशा अपना हाथ उस आदमी से छुड़ाते हुए कहती है, वही तो शिवाय भाई, देखिए ना कितने अजीब से पागल से इंसान है, आ गए, और वो भी 1 साल बाद। ये सुनते ही शिवाय जो पूछते हैं, 1 साल बाद? अविराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? अविराज शिवाय को अपने आप से पहले तो अलग किए थे, क्योंकि वो उनके पास थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज आकर के चिपकना शुरू कर दिए थे, और अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये काम तो इससे करना चाहिए, तू क्या मुझे हक कर रहा है बे? बीवी है मेरी, और कुछ पूछना है? लेकिन तभी शिवाय जो कूदते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, तो आप आ गए, मतलब बात सेट हो गई ना तुम लोगों की? अच्छा ही हुआ, अच्छा नहीं लगता ना फिर नूर का बच्चा होता जिसके मामा अलग मामी अलग। ये सुनते हैं विराज जो अभी तक तो त्रिशा के निगाहों को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और त्रिशा की निगाहों में सिर्फ गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा भी बहुत प्यारा था। अभी वो क्यों आए हैं यहाँ पर अचानक से, इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता चलता, लेकिन बच्चे का जिक्र सुनते ही अविनाश जो अपने चेहरे को ऐसे शिवाय की तरफ मोड़े थे, जैसे कि अगर वो 2 मिनट और यहाँ उनके सामने खड़े रहे तो अविराज उनकी जान ले लेंगे।
ऐसे कैसे उनकी बहन को हाथ लगा दिया। शिवा हंसते कहते हैं अब तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे बोलना चाहिए मुझे, बट मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारा इरादा है मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने का। मैं निकलता हूँ इधर से। और ये बोलकर वो अब साइड से निकल चुके थे। वहीं अविराज चुप उनके पीछे तो जाते, लेकिन त्रिशा उनका हाथ पकड़ते कहते हैं आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, ना कि उन पर गुस्सा करना चाहिए। और वैसे उसके साथ ही आपको शिवाय जी से कुछ सीखना भी चाहिए। इतनी जल्दी उनकी शादी हुई और फिर भी सब कुछ हो गया, और एक आपको देखिए। ये बोल करके वो पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ से जा चुकी थी। तभी अविराज और निहाल की तरफ देखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ध्यान से त्रिशा और अविराज के कॉन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश में लगा हुआ था, जो कि ऑब्वियसली इतने दूर से सुनाई तो नहीं देती, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था त्रिशा का किसी और के साथ होना। गाड़ी में एक पल के लिए भी त्रिशा की नज़र अविराज से नहीं हटी थी। वो ड्राइव करते करते जैसे त्रिशा की तरफ अभी मुड़े ही थे, तभी त्रिशा झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ती तो है, लेकिन तभी अविराज उसे कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, चोरी पकड़ा गई तुम्हारी। और ऐसे क्या देख रही हो, आ गया हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। तभी त्रिशा जो कि अपने हाथ मोड़ते हुए कहती है नहीं, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा भी कौन सा ज़रूरी काम आ गया आपको कि आपको इंडिया आना पड़ गया, क्योंकि इंडिया में तो आपका कोई रहता ही नहीं है ना। अविराज और त्रिशा की तरह देखते हुए कहते हैं गुस्सा हूँ मुझसे, होना भी चाहिए। त्रिशा जो उन्हें घूरते हुए कहती है गुस्सा, सीरियसली? हाँ, गुस्सा अपनों से हुआ जाता है, जो ज़रूरत पर साथ छोड़ करके दूर हो जाए उनसे गुस्सा नहीं किया जाता, उनसे रिश्ता ख़त्म किया जाता है। अब सिर्फ अपने विश्वराज डैड की बहू हूँ और साथ ही अर्चना मम्मा की भी बहू। आपकी मैं कुछ भी नहीं लगती, तो मुझ पर अपना कोई हक नहीं जताएंगे बाप। सारे कॉन्वर्सेशन को साइड रखते हुए अविराज उसे देखते हुए कहते हैं निहाल कब से साथ में है तुम्हारे, और ये कॉन्वर्सेशन कब से चल रही तुम दोनों की, कभी कुछ खिलाया उसने तुम्हें? त्रिशा को ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा था। एक तो अविराज इतने वक्त बाद आ रहे हैं और ऊपर से इस तरह की बातें। विक्रांत ने अचानक ही निहाल के बारे में अविराज को बताया था, और ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता था त्रिशा के लिए। निहाल पर पता नहीं क्यों विक्रांत को शक था, इसी वजह से अविराज अचानक ही यहाँ टपक पड़े थे। त्रिशा को वह किसी खतरे में नहीं देख सकते थे, और किसी और आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो उन्हें घूरते हुए कहती हैं कितने टिपिकल मर्द हैं ना आप। अविराज अपना चेहरा हक से हाँ मिलाते हुए कहते हैं एग्जैक्टली, बहुत टिपिकल हूँ, तो मैं किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता। तभी त्रिशा उनके हाथ पर ज़ोर से स्क्रैच मारते हुए कहती हैं अच्छा है, अब देखिएगा कितने लड़कों को एक साथ घुमाऊंगी मैं। वैसे भी आपको तो मेरे साथ कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अब आप तो भाई बिजी आदमी, आपको तो आराम से जन से फुर्सत मिलेगी तब तो आप इंडिया की मुंबई को झांकेंगे, है ना जी। लेकिन त्रिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि निहाल उसके लिए ठीक बंदा नहीं है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अविराज जो निहाल के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले से ही जानते थे, और इस बात से थोड़ा डाउट में थे कि शिवाय ने निहाल को कैसे रिकमेंड कर दिया, वो भी त्रिशा के साथ इतना क्लोज देखकर। कभी निहाल को रोका क्यों नहीं शिवाय ने? त्रिशा को लगा था कि घर जाएंगे सब लोग अविराज को डांटेंगे, बहुत सारी मस्तियाँ होंगी। वो तो खुश हो ही गई थी अंदर से, लेकिन वो बात अलग थी कि ऊपर से थोड़ा बहुत नाराज़गी तो बनती थी उसकी तरफ से भी। लेकिन अविराज ने गाड़ी को अपने मेंशन की तरफ नहीं बल्कि फार्म हाउस की तरफ मोड़ा था। त्रिशा डरते हुए कहती है आप क्या कर रहे हैं, मुझे फार्म हाउस लेकर क्यों जा रहे हैं? जिससे अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं क्यों नहीं लेकर जा सकता, अलाउड नहीं है मुझे अपनी बीवी को अपने फार्म हाउस पर घुमाना। बहुत ही अजीब था त्रिशा के लिए सब कुछ। कैसे हो गए अविराज उसके साथ, ऐसे तो नहीं थे वो पहले। फार्म हाउस में त्रिशा का हाथ पकड़े हुए वो उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं, और जैसे ही वो उस कमरे में त्रिशा को लेकर के बैठे थे, वो सबसे पहले तो उसके बैग को एक साइड में रखते हैं और फिर त्रिशा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं मेंशन में तुम्हारे पास वो मिलने आया था राइट? त्रिशा जैसे ही सुनी थी वो एकदम से खड़े होते हुए कहती है क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक बार तभी विराट जो त्रिशा का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहते हैं त्रिशा जितना पूछा है उसका जवाब दो, निहाल तुमसे मिलने आया था ना मेंशन में, वो भी रात के 3 बजे। ये सुनते त्रिशा कहती है आप क्या मुझे देखते हैं, आपको कैसे पता ये सब कुछ? अविराज त्रिशा के गालों पर अजीब तरीके से हाथ रख रहे थे, जैसे कि वो त्रिशा को हर्ट करने वाले हों। त्रिशा का दिल जो कि ज़ोरों से धड़क रहा था, आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं अविराज उसके साथ? तभी अचानक ही अविराज ने उसके गालों को ज़ोर से दबा दिया था और उसके होठों की तरफ देखते हुए कहते हैं
झूठ तो मत बोलो यार। तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर रह करके बहुत खुश था मैं? और फिर उसके गालों से हाथ हटाए थे जिससे उसके गालों पर निशान तक पड़ गए थे विराज की उंगलियों के। त्रिशा जो कि अपने हाथों का इस्तेमाल करती है और ज़ोर से विराज को एक ज़ोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती है, थोड़ी तो शर्म कर लेते। एक तो इतने टाइम बाद आप मुझसे मिल रहे हैं, वो भी इस तरह का सवाल लेकर के। अगर शक ही करना था तो मेरे साथ रहते ना। अविनाश अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, शक नहीं कर रहा हूँ, कभी नहीं कर सकता, बस तुम्हारी बेवकूफ़ी पर तरस आती है मुझे। कहा था ना मैंने, दूसरों से दूर रहा करो त्रिशा, सब तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते हैं। अभी त्रिशा दोबारा एक और थप्पड़ अविनाश को जड़ने वाली थी, लेकिन तब तक अविनाश ने इस वक्त सामने एक बड़े से प्रोजेक्टर पर त्रिशा की वीडियो चला दी थी, जिसमें त्रिशा और निहाल का ये वीडियो क्लिप त्रिशा अपना हाथ आगे बढ़ा रही है और वहीं निहाल जो कि उसके विंडो से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। त्रिशा का चेहरा घबराया हुआ था और वहीं निहाल के इंटेंशंस थोड़े से अजीब थे और जो भी कुछ होता है कर्टन्स को लगा दिया गया था, जिससे शायद वीडियो आगे का कैप्चर नहीं हो पाया था। जैसे त्रिशा ने देखा था वो एकदम से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, ये सब क्या है? ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आप मुझसे दूर थे तो मैं किसी और के साथ। तभी विराज उसको ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, अगर तुम ऐसा करते भी हो ना तब भी मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा। तुमसे ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन दुनिया पर नहीं करता त्रिशा। मेरे राइवल्स हर जगह फैले हैं। तभी त्रिशा कहती है, पर वो तो आपके दोस्त हैं, नेहाल आपको जानते हैं, बस इस वजह से मैं उनसे थोड़ा बहुत क्लोज हो गई थी और उस दिन मुझे सॉरी, पर एक्चुअली वो। तभी विराज उससे पूछते हैं, ड्रिंक करने का मन कर रहा था है ना? वो तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेकर गया था। तभी त्रिशा कहती है, आपको सब कुछ पता है? सॉरी, बस मुझे ऐसे ही बहुत तकलीफ़ हो रही थी तो उन्होंने ही बोला था कि ड्रिंक करने से तुम्हें अच्छा फील होगा। मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता था तो बस मैंने सोचा कि, बट मैंने उन्हें सच में नहीं बुलाया था मेंशन में, बस मुझे ड्रिंक चाहिए था और वो अचानक से मुझे फ़ोन करके रात में बोलते हैं कि तुम विंडो की तरफ झाँक कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बॉटल लेकर आया हूँ। अब उस वक्त मैं क्या करती? और मैंने उन्हें पहले तो बोला वो जाए यहाँ से, लेकिन वो आ गए। मैं सॉरी। वो अविराज जो उसको इस तरह घबराता हुआ जैसे ही देखे थे वो उसको शांत करते कहते हैं, रिलैक्स, तुम्हारा पति तुम पर कभी डाउट नहीं कर सकता त्रिशा, बस तुम मुझे खतरे में लगी इस वजह से तुम्हारे पास आना ज़रूरी हो गया। त्रिशा ज़ोर से उन्हें हक करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। और फिर वो अविराज के चेहरे को अपनी तरफ झुकाते हुए उनके फोरहेड पर किस कर ली थी और उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर अब आप मुझे मारना भी चाहे ना तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अविराज उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, कितनी मासूम बनती हो ना तुम। प्लान किसका था ये सब कुछ? ये सुनते ही त्रिशा जो कि अविराज की तरफ देख रही थी, जो आराम से जा करके अपने बेड पर लेट गए थे और इसी तरह से फुटवेयर को अपने हिलाते हुए कहते हैं, बताओ किसका प्लान था मुझे इंडिया बुलाने का? निहाल के साथ ये सब करोगी तो मैं तुम पर नाराज़ हो जाऊंगा, मैं जेलसी में आकर के तुम्हें हर्ट करने के लिए इंडिया वापस आऊँगा और फिर मैं तुम पर हाथ उठाऊँगा, तुम्हें हर्ट करूँगा, लेकिन कम से कम तुम्हारे साथ तो रहूँगा ना। ये तुम्हारा ही घटिया प्लान था ना? त्रिशा मुँह बनाते हुए कहती है, आपको फिर से सब पता चल गया। अविराज हंसते हुए कहते हैं, निहाल दोस्त है मेरा और वो जानबूझकर के मुझे जेलस करने के बारे में लगातार तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, जिसके वीडियोस क्लिप्स मेरे पास हमेशा पहुंच जाती थी, शिवाय तुम्हारे ही ग्रुप का बंदा ना, पास ले आने के लिए इतना कुछ कर दिया तुमने। तभी त्रिशा अपना कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी, पर मुझे उस निहाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग तो भाई बहन जैसे हैं, सच्ची में मैं किसी को भी नहीं देखती आपके अलावा। त्रिशा तो अभी आराम से अविराज के बगल में खड़ी थी, लेकिन तब तक उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए अविराज ने उसे अपनी तरफ खींच दिया था, जिससे वो जाकर के अविराज के ऊपर ही ऑलमोस्ट गिरी थी और वो ज़ोर से आवाज़ करते कहती है, आउच, कितने भारी हैं आप, और ये सब क्या है ऊबड़ खाबड़? अविराज हंसते हुए कहते हैं, उसे एब्स कहते हैं, डम इंसान। त्रिशा उनका नाक खींचते कहती है, डम नहीं हूँ मैं, बहुत टैलेंटेड हूँ, देखा आपको बुला ही लिया ना आखिर में। अविराज उसके गालों को प्यार से अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, पता था
पता था कि तुम मुझे बुला लोगी अपने पास, लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए था। आई एम सॉरी। गलत तो मैंने भी किया है तुम्हारे साथ। त्रिशा अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, अच्छा हुआ आपने मुझे वक्त दिया। आपको पता नहीं है फर्स्ट सेशन में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं मेरे। दिल लगाकर दिन भर पढ़ाई की है। और वैसे भी आप साथ में रहते थे तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती थी। अगर मैं चाहूँ तो फिर से कुछ ऐसा कांड करूँ जिससे आप दोबारा से दूर हो जाएं, ताकि मेरा 5 साल बिना कुछ आलतू फालतू काम के निकल जाए। ये सुनते विराज कहते हैं, आलतू फालतू काम मतलब? कहीं तुम बेड तोड़ने वाली बात तो नहीं कर रही? त्रिशा मुँह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ ना, ये सब थोड़ी ना करते हैं। और वैसे भी फ़िलहाल तो नूर जी का प्यारा सा बेबी आने वाला है, तो अब और अगर फिर हमारा भी बेबी आ गया तो दोनों बेबी ऑलमोस्ट सेम एज के हो जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। अब विराज को एकदम से गुस्सा आ गया था। जहाँ उनका रोमांटिक मूड बना था वो एकदम से उठकर बैठते कहते हैं, ओ हाँ, साले कमीने शिवाय को भी तो देखना है मुझे। मेरी बहन के साथ ये सब कैसे किया वो? तभी त्रिशा कहती है, जैसे कि आप उनकी बहन के साथ ये सब करने के इरादे से यहाँ पर आए हैं। ये बोलकर कि त्रिशा उठ चुकी थी और उनके चेहरे के पास ही झुकी हुई थी। जिस तरह से उसके होंठ अविराज गलत इंटेंशन से देख रहे थे, गड़बड़ तो लग रही थी। इरादे तो उनके भी नहीं नेक थे और ना ही त्रिशा के। और त्रिशा उनके चिन को पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ? आपके ये मुंह से सलाइवा क्यों गिर रहा है? इतनी टेस्टी नहीं हूँ मैं। त्रिशा जैसे अभी अपने चेहरे को हल्का सा पीछे की ही थी, लेकिन तब तक अविराज उसके चिन को पकड़ते हुए अपने पास, लेकिन उससे पहले अविराज उसके चिन को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और धीरे से उसके होठों के साथ अपने होठों को रब करते हुए कहते हैं, किस कर लूँ? बहुत दिन हो गए त्रिशा। त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, तड़पिए आप ऐसे ही, पीरियड्स आए हुए मेरे। तभी अविराज उसके गाल को पकड़ते हुए कहते हैं, किस करने से प्रेग्नेंट नहीं होती हैं लड़कियाँ? बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी रह गई हो तुम। फाइनली वो लोग घर पहुंचे थे और जैसे ही अविराज को देखा था, यहाँ के सब के सब हैरान थे। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक शख्स था जिसको इसके बारे में पहले से ही अंदाज़ा था, विश्वराज जी। वो अपने बेटे की हर खबर रखते थे और अविराज को भी इस बारे में पता था कि चाहे अविराज कितने भी महान बन जाए, लेकिन बाप तो फिर भी बाप होता है। नूर की तरफ अविराज का ध्यान गया था। नूर तो अपने चेहरे को दूसरी तरफ ही घुमा करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अर्चना जी कहती हैं, अरे कहाँ जा रही हो, रुको। तभी आरोही जो अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है ना मेरी डिलीवरी पहले होगी। दोनों के पेट फूले हुए थे। तभी विराज कहते हैं, अगर मैं यहाँ पर होता ना त्रिशा। तभी त्रिशा कहती है, तो अविराज उसके स्लिम स्लिम पेट पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तो आपके भी पेट का कुछ ऐसा ही हाल होता। और वो सबके सामने उसके एकदम से पीछे की तरफ झुकते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अगले साल तक हो ही जाएगा शायद। तभी त्रिशा कहती है, नहीं, पहले मेरा MBBS कंप्लीट होने दीजिए, उससे पहले हम और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर टी। अब उस लेकिन तभी विराज उसके मुंह पर हाथ रखते कहते हैं, शर्म कर लो, सबके सामने खड़ी हो तुम। यहाँ पर अर्चना दी जो कि अपने हाथों में इस वक्त थाल ले आकर के अविराज और त्रिशा की आरती उतार रही थी और उनको नज़र से पूरी तरह से बचाने के लिए अब उनकी 7 बार नज़र उतारते हैं। अविराज अपने चेहरे को हिलाते हुए कहते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? और वैसे भी, तभी त्रिशा कहती है, और वैसे भी ये इतने भी सुंदर नहीं है जो इनको किसी की नज़र लग जाएगी। हाँ, अगर आप चाहें तो मेरी नज़र उतार सकती हैं। मेरा स्मार्ट दिमाग, मेरा इंटेलिजेंस और साथ ही मेरा खूबसूरत चेहरा मुझे ज़रूर नज़र लग सकती है। उसकी बातों पर सब लोग हंस रहे थे। तभी नूर और आरोही एक साथ चिल्लाते कहती हैं, आउच! हाँ, मुझे लगता है टाइम हो गया है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तभी आरोही कहती है, सेम, बहुत ज़ोर से किक मार रहा है, चलते हैं हॉस्पिटल। विराज तुरंत ही रश में सारे लोग को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिए थे। बाहर बॉडीगार्ड्स गाड़ी तैनात कर रहे थे और यहीं कुछ स्टाफ्स जो कि यहाँ पर आकर के नूर और आरोही का ध्यान रखती थी, वो लोग धीरे धीरे अब उन दोनों को पकड़ करके साथ में ले जा रहे थे। अर्चना जी, त्रिशा भी उन लोग के साथ ही जा रही थी। वहीं विश्वराज और विराज के साथ गाड़ी में थे। एक तरफ यहाँ नूर की एक प्यारी सी बेटी होती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही और आशीष जी का प्यारा सा बेटा। वक्त ऐसे ही आगे बीतता जा रहा था। त्रिशा की भी पढ़ाई अब ज़ोरों शोरों से चल रही थी और विराज भी अब हमेशा की तरह उसे एज अ प्रोफेसर यहाँ पर ट्रीट करना शुरू कर दिए थे। अविराज फिर से कॉलेज में ज्वाइन हो चुके थे क्योंकि
त्रिशा को और किसी से वो पढ़वाना पसंद नहीं करते थे और निहाल को भी अब वो बहुत ही दूर रखते थे त्रिशा से। भले ये बात वो जानते थे कि त्रिशा ने सब कुछ सिर्फ विराज को अपने पास बुलाने के लिए किया था, लेकिन फिर भी उनकी जेलसी और उनका पोसेसिवनेस तो हमेशा पीक पर ही रहता था। त्रिशा के डैड को अच्छे से विश्वराज जी ने संभाल लिया था और अब उनके डैड भी बहुत शरीफ बन चुके थे, इतना टॉर्चर जो हुए थे बेचारे। वहीं अब त्रिशा के मॉम और उनकी दादी की भी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। केशव और सुहाना जी के बीच में भी अब रिश्ते थोड़े बहुत ठीक होने लगे थे विश्वराज जी की वजह से। और वहीं अब शकुंतला जी साथ ही अर्चना जी की सिर्फ एक ही डिमांड थी। वो हर बार त्रिशा और अविनाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़िए। मृदुल का तो बच्चा पहले हो चुका था, जो कि यहाँ सबसे बड़ा था, और मृदुल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, अगर मेरा बेटा सबसे बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम पर जाएगी। उसके दिमाग में अलग ही ख्याली पुलाव बनता रहता था। लेकिन फिर भी अविनाश के परिवार ने कभी भी मृदुल को अपने परिवार से अलग नहीं समझा था। 5 साल में त्रिशा का MBBS तो कंप्लीट हो गया था और उसके साथ ही अब शकुंतला जी और अर्चना जी की ख्वाहिश भी। त्रिशा का पहला बच्चा एक प्यारी सी बेटी के रूप में हुई थी और वहीं उसके MS करने के बाद दूसरा बच्चा भी हो जाता है, जो कि बेटा था। बेटी तो अविराज की जान थी और वहीं त्रिशा का बच्चा, जिसको अविराज बिल्कुल रूड तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन वो त्रिशा से बहुत प्यार करता था और हर वक्त पर हमेशा मम्मा मम्मा रहता था। त्रिशा के प्यार नाम टीरा और वहीं त्रिशा के बेटे का नाम अविरुष पड़ा था। इस वक्त वो आराम से ब्रेस्ट फीड कर रहा था और वहीं त्रिशा, जो कि उसे लेकर के धीरे धीरे प्यार से गुनगुनाए जा रही थी, तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है। मेरी बीवी पर आया बड़ा हक जताने वाला, सारा दूध पी जाएगा, मैं भूखा रहूं। और ये बोल करके अचानक अविनाश ने उस बच्चे को अपनी माँ से अलग करके एक साइड में रख दिया था, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। तभी त्रिशा कहती है, ये क्या कर रहे हैं, उसे भूख लगी है। अविनाश अभी जैसे ही देखते हैं कि त्रिशा फिर से उसे गोद में लेने वाली है, उससे पहले अविनाश उसके गोद में आकर लेट चुके थे और एक स्टाफ को बुलाते हुए कहते हैं, इसे लेकर जाओ यहाँ से, दिन भर खाएँ पाएँ चाएँ चाएँ, ऊपर से मम्मा मम्मा। अविनाश इस तरह से त्रिशा के गोद में लेटे थे। स्टाफ भी देख करके हल्का सा मुस्कुरा दी थी और उस बच्चे को बाहर की तरफ ले गई थी, जहाँ शकुंतला जी, सुहाना जी और अर्चना जी मिल करके उस बच्चे को संभाल रहे थे। वहीं अब मृदुल का भी बेटा बड़ा हो गया था और वो भी यहाँ पर सारे बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल गया था। सारे बच्चे भी इस छोटे से अविरुष को बहुत ही प्यार करते थे, और करते भी क्यों ना, त्रिशा जैसा क्यूट जो था उनका बेटा। त्रिशा गुस्से में अविराज को अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, हटिए। अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, क्या हटिए, हाथ दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करके आया हूँ, भूख लगी है मुझे। तभी त्रिशा कहती है, ला रही हूँ खाना। लेकिन तभी अविराज कहते हैं, खाना ला क्यों रही हूँ, खाना तो यही है मेरा। और जैसे ही अभी वो पल्लू के नीचे त्रिशा के जा ही रहे थे और जाते जाते अभी उसके ब्रेस्ट पर अपने होठों को रख पाते उससे पहले ही त्रिशा जोर से सांस भरते हुए कहती है, मम्मी जी। अचानक अविराज ऐसे उठे थे, वो भी त्रिशा का पल्लू अपने मुंह पर लिए हुए और उसे अपने मुंह से हटाना शुरू कर देते हैं। तभी त्रिशा हंसते हुए जल्दी से अपने ब्लाउज को बंद करते हुए वहाँ से भाग निकली थी और जाते जाते वो अपनी नाक पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, स्मार्ट खेल खेलेंगे, देखा उल्लू बना दिया ना आपको। और ये बोल करके वो जैसे अभी भागी थी, अविराज भी उसके पीछे पीछे आते हुए कहते हैं, तुम रुको, मैं स्मार्ट देवी। जैसे अविराज अभी रेलिंग पर पहुंचे थे, तभी वहां पर नूर अपने बच्चे को संभालते हुए कहती है, रुक भी जाओ ना। ओए शिवा, रुक भी जाओ, शिबू की बच्ची, तेरे बाप को तो आज मैं, उन्होंने सर चढ़ा रखा है, अब क्या कर रहे हैं आप लोग। तभी अविराज जो इस वक्त त्रिशा को पकड़ने वाले रहते हैं, लेकिन तभी बीच में अचानक ही प्यारी सी शिबू आ गई थी, जो कि त्रिशा की गोद में एकदम से चढ़ जाती है। और तभी अविराज उसे गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, सारे बच्चे मेरी बीवी को अपने कब्जे में ले रखे, मैं क्या करूं। पीछे से शिवाय अविराज के गले पर हाथ टैप करते कहते हैं, इट्स ओके भाई, इट्स ओके, होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन तभी पीछे से 2 आदमी आते हुए कहते हैं, पर हमारे साथ ये सब कब होगा, हमारी भी शादी करवा दो यार। अच्छा शादी नहीं तो कम से कम हमारा रोका ही करा दो। युग जो वीर की तरह देखते हुए कहता है, मुश्किल है भाई, अब तो कहानी की विधि एंड हो रही है, लगता है अपन सिंगल ही मरेंगे। और इसी के साथ होती है रिप्लेस स्प्राइट ऑफ डेविल प्रोफेसर की कहानी की एंडिंग। मिलते हैं आपके साथ किसी और कहानी में, और तब तक इंतज़ार करिए और स्टे ट्यून्ड विद स्टोरी विद सौम्या फॉर सच अमेजिंग स्टोरीज।
और इसके साथ ही आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।